सो डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए जितने भी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन सबके लिए एक प्रिपरेशन का फॉर्मेट आपके सामने है। और हमारे बहुत ही प्यारे बड़े होनहार स्टूडेंट्स डिफरेंट स्कूल से ये आपके मन चाहे सवालों का जवाब देंगे। तो नए तरीके का ये एक्सपेरिमेंट है, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके मन की स्क्रीन पर ये रहा। किसी मशीनरी को इंस्टॉल करते वक्त जो इंस्टॉलेशन पे खर्चे होते हैं वो किस नेचर के खर्चे हैं? आई रिपीट द क्वेश्चन। वेजेस मतलब मजदूरी, वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी इज व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? किसी मशीन को लगाते समय जो वेजेस देते हैं, इंस्टॉल करते समय जो वेजेस देते हैं, वो रेवेन्यू नेचर खर्चा है या कैपिटल नेचर? तो मुझे सामने बैठी हुई टीम एक साथ बताए किस नेचर का खर्चा है ये। तो हमारे प्यारे बच्चे बता रहे हैं कि किसी मशीन को लगाते समय जो भी खर्चे होंगे उनको हम बोलते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। अगला सवाल आपके मन की स्क्रीन पर ये रहा। बैड डेट अकाउंट इज अ बैड डेट्स अकाउंट है पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो आपका जवाब एक साथ बताए। बैड डेट अकाउंट इज अ नॉमिनल। तो याद रखना, बैड डेट एक लॉस होता है और जो भी लॉसेस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट से गवर्न होते हैं। इनफैक्ट बैड डेट अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है और अगर बैड डेट से रिकवर्ड अकाउंट लिखा होता तो वो भी एक नॉमिनल अकाउंट होगा। अगला सवाल लेके चलते हैं। आपको बताना है अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी आर एग्जांपल्स ऑफ। अकाउंट्स में अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंट्स को समझा जा सके, जो भी अकाउंट्स में लिखा जाए वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, अपने लास्ट ईयर के अकाउंट को करंट ईयर से कंपेयर करा जा सके। कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए और अकाउंट्स में जो भी लिखा जा रहा हो वो सही सोर्स से लिखा जा रहा हो और सही बंदा लिख रहा हो, ऑथेंटिसिटी हो। ये सारे एग्जांपल्स हैं। किन चीजों के एग्जांपल हैं? इनको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना है, ये यहां से लेकर सीए फाइनल तक में टॉपिक मिलता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब हो गया कि अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ये फीचर्स होने ही चाहिए। अकाउंट्स में जो लिखा जा रहा है उसको समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम किसी सोर्स से वेरीफाई कर सकें, वो रिलायबल होना चाहिए, मनगढ़ंत स्टोरी नहीं होनी चाहिए। जो भी अकाउंट्स में लिखा जा रहा है वो रिलायबल सोर्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, उसको कंपेयर करा जा सके। और अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड करा जा रहा है उसके पीछे ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और सही बंदा जिसको अथॉरिटी है वही डेटा को फीड करे। अगला सवाल, ₹6,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी शुड बी। अगर किसी नई मशीन को लगाते समय 6,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे दिए हैं, दैट शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? तो सवाल है किसी मशीन को इंस्टॉल करते समय अगर 6,000 रुपए खर्च करे गए हैं तो ये किस अकाउंट में डेबिट होगा? और थोड़ा और डिटेल, मतलब ये इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट में डेबिट होगा या मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा? जवाब बताएं। मशीनरी अकाउंट। किसी भी एसेट को खरीदते वक्त, किसी भी एसेट को इंस्टॉल करते वक्त जो भी खर्चे होंगे वो खर्चों के नाम से डेबिट नहीं होंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से डेबिट नहीं होंगे। वो किस नाम से डेबिट होंगे? एसेट के नाम से। तो यहां मशीनरी को लगाते समय जो भी खर्चे मशीनरी के नाम से डेबिट होंगे। बिल्डिंग को रजिस्ट्री कराते समय जो खर्चे होंगे वो बिल्डिंग के नाम से डेबिट होते हैं। अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल पूछा गया है लेट आउट बिल्डिंग्स रेंट, मतलब वो बिल्डिंग जिसको हमने किराए पे दे रखा है। लेट आउट बिल्डिंग्स रेंट इज ड्यू। हमने कोई बिल्डिंग को किराए पे दिया है और उसका रेंट मिलना बाकी है, अभी मिला नहीं है। रेंट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमने 1 महीना दे दी जगह लेकिन किराएदार ने अभी किराया नहीं दिया। रेंट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज कंसीडर्ड एज, रेंट मिलना बाकी है, इसको क्या माना जाएगा? तो इनकम नहीं मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? एसेट मानते हैं। और एग्जैक्टली इसका नाम क्या होता है? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम याद रखना है, अक्रूड इनकम इनकम नहीं होती है, अक्रूड इनकम एसेट होती है। हमने वर्क कर दिया है, हमें पैसे मिलने का राइट क्रिएट हो चुका है, बस पैसा मिलना बाकी है। तो हमने किसी को जगह दी है तो वो अक्रूड रेंट होगा। हमने एज एन एजेंट वर्क करा है तो अक्रूड कमीशन होगा। तो अक्रूड रेंट, अक्रूड कमीशन, अक्रूड इंटरेस्ट, ये सबके सब क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो सवाल क्या था कि अगर हमारी एक लेट आउट बिल्डिंग है जिसको किराए पे दिया है और उससे रेंट ड्यू हो चुका है लेकिन ड्यू डेट के बाद भी अभी मिला नहीं है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? ये एसेट है और एग्जैक्टली इसका नाम क्या होगा? अक्रूड इनकम होगा। और एक और चीज बता दें जो बहुत बार पूछी गई है, अक्रूड इनकम
फिर अनअक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर पर्सनल अकाउंट, याद रखना है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, दीज आर पर्सनल अकाउंट। अगला सवाल, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां शो करते हैं? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर पीएल अकाउंट में, ध्यान रखना है। रेवेन्यू नेचर खर्चे, जो कैपिटल नेचर खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग और पीएल में नहीं आते हैं, वो सीधे बैलेंस शीट में जाते हैं। कैपिटल नेचर खर्चे सीधे बैलेंस शीट में जाते हैं, आमतौर पे प्यार से उसको हम एसेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं रेवेन्यू नेचर खर्चे, या तो वो ट्रेडिंग में आते हैं या पीएल में आते हैं। अगर प्रोडक्शन से पहले तक के हैं तो उनको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, और अगर प्रोडक्शन के बाद वाले हैं तो पीएल के डेबिट में। लेकिन ये याद रखना है, रेवेन्यू नेचर खर्चे जो भी होंगे या तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे या फिर वो पीएल अकाउंट के डेबिट में आएंगे। आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं। कॉल्स इन एडवांस, मतलब किसी शेयर होल्डर ने समय से पहले पैसा दे दिया है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और याद रखना है, अगर कॉल्स इन एडवांस हुआ है, किसी शेयर होल्डर ने ज्यादा पैसे दिए हैं, नाउ कंपनी इज बाउंड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। डू रिमेंबर, अगर किसी शेयर होल्डर ने समय से पहले पैसा दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी उस एडवांस पे इंटरेस्ट पे करेगी। किस रेट से पे करेगी? 12% पर एनम। किससे? और अगर कोई कॉल्स इन एरियर हुई है तो कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी, लेकिन किस रेट से चार्ज करेगी? 10% पर एनम। मतलब कंपनी चार्ज करेगी 10% और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी पे करेगी 12%। तो सवाल है, कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में किस हेड में शो करते हैं? अगर हम एक कंपनी है और हमको शेयर होल्डर से कुछ एडवांस पैसा मिला है तो वो कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एडवांस को बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं? तो इसका क्या जवाब होगा? तो कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। कहां शो करते हैं? शेयर कैपिटल में एक सेपरेट सब हेडिंग बनाकर, शेयर कैपिटल वाली हेडिंग में एक सेपरेट हेड बनाकर शो करते हैं। किसको? कॉल्स इन एडवांस को। तो अगर हम एक कंपनी है और हमें कॉल पैसा एडवांस मिला है तो ये शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा, शेयर होल्डर फंड में लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल में सेपरेट हेडिंग को क्रिएट करते हुए। अब आपको बताना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, किसी कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर क्या होते हैं किसी कंपनी के लिए? ओनर्स ऑफ अ कंपनी। याद रखेंगे, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, बोथ आर ओनर्स फॉर अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोथ आर ओनर्स फॉर अ कंपनी। लेकिन अगर यही सवाल होता डिबेंचर होल्डर्स, तो याद रखना डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर फॉर अ कंपनी। डू रिमेंबर, डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर होते हैं। अब आपको बताना है सरप्लस, मतलब जिसको लगभग प्रॉफिट बोलते हैं, और डेफिसिट जिसको लॉस बोलते हैं। तो सरप्लस और डेफिसिट इज डेराइव्ड फ्रॉम विच अकाउंट और स्टेटमेंट? किस अकाउंट या स्टेटमेंट से सरप्लस या डेफिसिट मालूम चलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हम पढ़ते हैं एनपीओ के समय, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पीएल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैच करता हुआ एक और अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या मालूम चलता है हमको? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डेफिसिट हमको मालूम चलती है। फिर पूछा गया है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन, या बिल ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, क्यों ड्रॉ करते हैं? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो नॉर्मली हम लोग बिल पढ़ते थे उसको बोलते हैं ट्रेड बिल, TRAD। ए ने बी को गुड्स बेचा और बी पैसे नहीं दे पा रहा है तो ए ने कागज लिखा, बी ने साइन कर, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। लेकिन एक नई चीज होती है अकोमोडेशन बिल, जहां पर जरूरी नहीं है कि गुड्स बेचा जाए। जैसे मान लो कि प्रखर ने अमन को कुछ गुड्स बेचा तो अमन ने कागज साइन करके दे दिया, ये ट्रेड बिल है। लेकिन अभी कोई ट्रेड हुआ ही नहीं, अमन और प्रखर की केवल दोस्ती है, दोनों को पैसे की जरूरत पड़ गई तो दोनों एक दूसरे के साइन सिग्नेचर को इनकैश कर लेंगे। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों को मालूम है कि दोनों डेड ऑनेस्ट है, लेकिन पैसे की जरूरत है। तो प्रखर ने एक कागज लिखा और अमन ने उसको क्या करा? साइन करके दे दिया। प्रखर ने जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया। फिलहाल प्रखर की जरूरत पूरी हो गई कि नहीं हो गई? और ड्यू डेट पे प्रखर ने पैसा अमन को दे दिया, अमन ने अपने कागज का क्या करा? पेमेंट कर दिया। ऐसे ही कभी अमन को पैसे की जरूरत हुई तो कोई गुड्स का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, अमन को पैसे की जरूरत हुई, अमन ने एक बिल लिखा है ऐसे ही दोस्ती में
उसके ऊपर प्रखर ने साइन कर दी। फिर अमन ने जाके इसको बैंक से क्या करा, डिस्काउंट करा लिया। अमन को अभी पैसे मिल गए, ड्यू डेट पर अमन ने पैसे दे दिए, क्योंकि साइन तो किसने करा था, प्रखर ने करा था। तो अमन ने पैसे दे दिए प्रखर को, प्रखर ने जाके उसका पेमेंट कर दिया। तो एक दूसरे के म्यूचुअल रिलेशन को अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए जब इनकैश करते हैं तो उस समय जो बिल लिखते हैं ट्रेड के बिना, ट्रेड नहीं हो रहा है, एक दूसरे की हेल्प के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या, बिल ऑफ अकोमोडेशन या अकोमोडेशन बिल। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ अकोमोडेशन या अकोमोडेशन बिल। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर मतलब जिनसे आमतौर पर हम एसेट खरीदते हैं, लेकिन उनका बढ़िया सवाल है, एक्सपायर्ड पोर्शन, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का जितना पोर्शन यूज कर चुके हैं, द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इज, उसको कहां शो करते हैं। तो जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हम यूज कर चुके हैं उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। उसको कहां शो करते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं प्यार से। हमने फर्नीचर खरीदा, ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, एसेट में नजर आएगा, लेकिन जितना फर्नीचर यूज कर चुके हैं, डेप्रिशिएट कर चुके हैं, वो एक्सपायर हो गया है, उसको हम एसेट से हटा देते हैं, पीएल के डेबिट में लिखते हैं। तो एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। अब आपको बताना है कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। जब हम लखनऊ में है और हम लोग कोई गुड्स बना के बेचना चाह रहे हैं, इसकी सेल को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमने दिल्ली में एक एजेंट रखा, तो हम हो गए कंसाइनर, और जो दिल्ली में एजेंट हमारे बिहाफ पे काम करेगा उसको बोलेंगे कंसाइनी, और हम उस एजेंट को सेल करने के लिए कमीशन देंगे। गॉट इट? तो हम हो गए, जो हेड ऑफिस है वो कंसाइनर, और दिल्ली में एजेंट है उसको क्या बोलेंगे, कंसाइनी। गॉट इट? इस पूरे हिसाब किताब के लिए हमारे दिल्ली वाले एजेंट से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मुंबई में एजेंट रखा तो मुंबई वाले एजेंट से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, चेन्नई में एजेंट रखा तो उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सबके लिए सेपरेटली कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। दिल्ली वाले एजेंट के लिए दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट, मुंबई वाले एजेंट से प्रॉफिट लॉस के लिए मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू नो द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। उस जगह गुड्स भेजने से दिल्ली जो हमने एजेंट रखा वहां से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट। मुंबई वाले एजेंट के थ्रू प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट। और आपको याद रखना है, जितने अकाउंट्स भी बनाते हैं जिनसे प्रॉफिट या लॉस पता चले, वो सारे के सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इन द सेम वे याद रखेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पूछा जाएगा, तो ज्वाइंट वेंचर जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं, लेकिन वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होता है। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न नहीं होता है। तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कुछ दिनों के लिए बिजनेस करें, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कुछ दिनों के लिए एक टाइम बाउंड काम करें या एक सर्टेन टास्क के लिए काम करें, उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। और ज्वाइंट वेंचर के मेंबर्स को बोलते हैं को वेंचरर। क्या बोलते हैं, को वेंचरर बोलते हैं। गॉट इट? तो ज्वाइंट वेंचर के मेंबर्स को बोलते हैं को वेंचरर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, वैसे ही दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर काम कर रहे हैं और वो पार्टनरशिप नहीं बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। और ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, वो भी कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। फिर हम लोग ने लखनऊ से गुड्स डिस्पैच करा कंसाइनमेंट पे दिल्ली, और दिल्ली वाला एजेंट खूब बदमाशी कर रहा है, आंख बंद करके गुड्स को सेल कर रहा है, ये जाने बगैर कि कस्टमर आगे पैसा दे भी पाएगा कि नहीं। वो उधार भी सेल कर रहा है, लेकिन कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस को देखे बिना। तो ऐसे में हमें बैड डेट्स का लॉस हो सकता है। हमें बैड डेट्स का क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो हम अपने एजेंट को एक एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। दिल्ली में जो एजेंट बैठा है उसको एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। किस बात के लिए एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, अब तुम सही से गुड्स बेचो, कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करने के बाद। अब अगर बैड डेट्स हो गया तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगा, हम तुम्हारे कमीशन से एडजस्ट करेंगे। तो होने वाले बैड डेट्स के लॉस को अवॉइड करने के लिए, कि अगर एजेंट ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाते हुए आंख बंद करके गुड सेल करता रहे उधार पे और बाद में बैड डेट्स हो जाए, तो जिम्मेदारी तो कंसाइनर की होगी। तो कंसाइनर एजेंट को एक एक्स्ट्रा कमीशन देता है, किस बात के लिए, टू अवॉइड एनी एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ बैड डेट्स। उसको बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। क्या बोलते हैं? और यूजुअली ये टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करा जाता है। जैसे उसने सेल करी 1 करोड़ की और 1% हमने डेल क्रेडियर कमीशन दिया, तो 1 करोड़ पे 1%, मतलब 1 लाख रुपए उसको अलग से कमीशन दे दिया जाएगा। तो यूजुअली डेल क्रेडियर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। और ये क्यों दिया जाता है, किसी भी एक्सपेक्टेड बैड डेट्स के लॉस को अवॉइड करने के लिए। डेल क्रेडियर कमीशन क्यों देते हैं, होने वाले बैड डेट्स के लॉस को अवॉइड करने के लिए। इन्वेंट्री, अगला सवाल, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन या स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करा जाए।
स्टॉक के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज प्राइस मेथड, मीफो मेथड, मिनिमम इन फर्स्ट आउट, हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट, बहुत सारे मेथड होते हैं। तक करीबन 14-15 मेथड है स्टॉक वैल्यूएशन के, जो सीए फाउंडेशन में भी पेपर होता है और बीकॉम में भी आपको कई जगह पेपर ही मिलता है, तो टॉपिक मिलता है। तो अगर बात करी जाए स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न होता है, तो याद रखना है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज गवर्न बाय AS2। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किससे गवर्न होता है? AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से गवर्न होता है। गॉट इट? ऐसे ही कैश फ्लो, अगला सवाल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश के पीरियोडिक इनफ्लो और आउटफ्लो को जानने के लिए हम बनाते थे क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से गवर्न होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न बाय AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से गवर्न होता है। ठीक है, ऐसे ही जो एसेट्स नेचर सप्लाई करता है, द एसेट विच आर बीइंग सप्लाइड बाय द नेचर, जैसे कोल माइन, ऑयल वेल, तो कोल माइन या नेचर ये मैन मेड नहीं होती हैं, इसमें नेचर सप्लाई करता है। इन एसेट्स को किस नाम से जानते हैं? वेस्टिंग एसेट्स। कोल माइन, ऑयल वेल, इनको कौन से एसेट जानते हैं? वेस्टिंग एसेट्स। और जब वेस्टिंग एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं या वेस्टिंग एसेट को राइट ऑफ करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। तो वेस्टिंग एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड नहीं होता है। वेस्टिंग एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए कौन सा मेथड होता है? डिप्लीशन मेथड होता है। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर कोई हमारी प्लांट मशीनरी लगी हुई, फैक्ट्री लगी हुई थी, और फैक्ट्री मान लो लगी हुई थी हम लोग की लखनऊ में, और गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर से उस फैक्ट्री को हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है दूसरे शहर में, वाराणसी लेके जा रहे हैं, तो बड़ी फैक्ट्री को सारे उसके प्लांट्स को खोलना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो खर्चे होंगे उसको बोलते हैं डिसमैंटलिंग एंड डिमोलिशन एक्सपेंसेस। डिसमैंटल करना, टुकड़े टुकड़े करके अलग करना मशीन को, और डिमोलिश करना, तोड़फोड़ करना, इस समय जो खर्चे होंगे उसको क्या माना जाए? तो इसमें हमेशा दुविधा रही है। कुछ लोग कहते थे कि इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाए, लेकिन रिसेंट में हाईकोर्ट का एक केस स्टडी पे इसका डिसीजन आया और हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ऐसे खर्चे बिजनेस में होते रहेंगे। एक बिजनेस में रोज नहीं होंगे, लेकिन बिजनेस शिफ्ट करने के खर्चे गवर्नमेंट का कभी भी इस तरीके से कोई एक्सपेंशन प्लान है और गवर्नमेंट के मास्टर प्लान में आपकी फैक्ट्री आ रही है, तो गवर्नमेंट कहेगी इस फैक्ट्री को थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए 5-10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो ऐसे में इन खर्चों को बिजनेस का जेन्युइन एक्सपेंसेस माना जाएगा, इनको पीएल में शो करा जाएगा। गॉट इट? तो इसलिए इनको क्या माना जाएगा? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। किसी भी प्लांट मशीनरी को डिसमेंटल करते समय जो खर्चे होंगे उनको बोलते हैं डिसमेंटलिंग एंड डेमोलिशन एक्सपेंसेस। इसको रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर माना जाएगा एज पर द डिसीजन गिवन बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। कोई कंपनी जो जितनी मैक्सिमम कैपिटल इशू कर सकती है, कोई कंपनी जितने के मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। इसका एक और नाम क्या होता है? अथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल का एक और नाम होता है नॉमिनल कैपिटल। क्या नाम होता है? नॉमिनल। तो कोई कंपनी जैसे उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम, तो वो 10 लाख रुपए क्या होगा? अथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर क्या बोलेंगे? नॉमिनल कैपिटल। फिर ऐसे ही ग्रीन इंडेक्स एक टर्म यूज हुआ था, ग्रीन इंडेक्स। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ग्रीन इंडेक्स किसने टर्म यूज करा? वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल नेम क्या है? IBRD। याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, सारे ही सवाल आपको तमाम एंट्रेंस में दिखेंगे और ये सीए फाउंडेशन में भी आपकी मदद करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल नेम क्या है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई थी, जो कंपनीज तबाह हो गई थी, उनको लंबे समय के लिए, कंपनीज को नहीं, कंट्रीज को लंबे समय के लिए लोन देने के लिए बैंक बनाए गए थे, और इसको बोला गया ब्रिटेन वुड ट्विंस। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन वुड ट्विंस, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था वर्ल्ड बैंक और उसका ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बना था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों एक साथ ही स्टैब्लिश हुए थे। फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? जिनेवा में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो होता है फर्स्ट एड के लिए जाना जाता है, मेडिकल जो मेडिकल हेल्प होती है या मेडिकल एड होती है उसके लिए जाना जाता है रेड क्रॉस। उसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? जिनेवा में। फिर स्पेस में जाने वाली, स्पेस तक पहुंचने वाली पहली शटल का क्या नाम था? कोलंबिया नाम था। इन्फ्लेशन का रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट और नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, ये सब इकोनॉमिक्स की किस ब्रांच में पढ़ा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रॉडर टर्म्स पढ़ते हैं, एग्रीगेट टर्म्स पढ़ते हैं, नेशनल इनकम को निकालना,
पूरी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट को निकालना, इन्फ्लेशन के रेट को जानना, इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को निकालना। दीज टर्म्स आर स्टडीड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ जीके के सवाल देखते हैं, जैसे नाथुला पास, NATHU-LA, नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिक्किम। नाथुला स्टेट कहां पर है? नाथुला जो है पास, ये कहां पर है, कौन से स्टेट में है? सिक्किम में। ऐसे ही इंडिया की लार्जेस्ट रिवर तो गंगा को जानते हैं, होली गैंजेस। लगभग इसकी जो लेंथ है 2500 किलोमीटर है। मतलब अगर आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो कहीं पे आपको 2510 मिलेगा, गूगल पे कहीं पे 2525 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर लेंथ है होली रिवर गैंजेस की। लेकिन सदर्न पार्ट की, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गोदावरी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। ऐसे इंटरनेशनल लेबर डे, लेबर डे किसी के बर्थडे नहीं, इंटरनेशनल लेबर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को। कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िएगा, इसका पीडीएफ बना के भेजिएगा, और जो लोग अगर किसी और मोड पे इसको देख रहे हैं तो और भी बच्चों के साथ इसको शेयर करें, और जल्दी ही इस सीरीज में और क्वेश्चन, वीडियो, पीडीएफ आपको सब मिलता रहेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।